Hello everyone, welcome to eSmart Learning. Today we will discuss the further topics in the chapter salary, and today we will start with the topic allowance. Allowance क्या होता है? Allowance ये आपने सुना होगा HRA के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस नहीं सुना होगा तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका ट्रांसफर अगर हो रहा है और वो नई जगह पे जा रहे हैं, तो फिर अगर वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड या कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है, एक फ्लैट प्रोवाइड कर रही है जिसमें रहने के लिए रेंट फ्लैट, जिसका रेंट कंपनी पे कर रही है। कंपनी ने ट्रांसफर किया एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय को एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, तो उसका वो जो रेंट जो जाता है वो क्या हुआ, वो अलाउंस हुआ उस एम्प्लॉय के लिए। ओके, तो इस को हम अलाउंस कहते हैं कि मतलब कंपनी के सर्विसेज को, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो एडिशनल पेमेंट या फिर कोई भी जो इस टाइप के सब प्रोवाइड कर रही है, परक्विजिट प्रोवाइड कर रही है अगर कंपनी, तो उसको अलाउंस कहते हैं। या फिर जैसे कहीं डिस्टेंस पे है, दूर आने जाने का आपका टू एंड फ्रो का, ऑफिस टू होम का आपका अगर कंपेंसेशन ट्रेवल अलाउंस पे कर रही है कि आपका उसका मतलब एक पोस्ट के आने के बाद, एक पोजीशन पे आने के बाद, तो ये इस तरह की चीजें, वो जो फिर पर्टिकुलर जो पेमेंट होता है उसको अलाउंस कहते हैं, जो टू एंड फ्रो करने के लिए आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, अमाउंट प्रोवाइड की जा रही है, या फिर कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, वो भी एक अलग तरीके का अलाउंस हो गया। तो अलाउंस इसको कहते हैं, और इसका पर्टिकुलर एक डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि अलाउंस क्या होता है। सो लेट्स रीड। It is a fixed quantity of money or other substance given regularly in addition to salary for the purpose of meeting some particular requirement connected with the service rendered by the employee or as compensation for unusual conditions of that service. Okay? यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी या कोई सब्सटेंस जो रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है किसको, एम्प्लॉय को, इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, किस लिए, कोई पर्टिकुलर कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, विच इज कनेक्टेड विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय जो सर्विस प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड है, और एज कंपेंसेशन फॉर अनयूजुअल कंडीशन ऑफ दैट सर्विस, या एज एन कंपेंसेशन, वो सर्विस की कुछ कंडीशंस, कोई अनयूजुअल कंडीशंस आ जाती है तो उसके लिए बतौर जो कंपेंसेशन पे किया जाता है उसको अलाउंस कहते हैं। जैसे ट्रांसफर कर दिया, नए शहर में गया, अभी रहने और करने का नहीं हुआ, तो कुछ दिन के लिए अगर कंपनी ने कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है फॉर मंथ और 2 या 1-2 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजे हैं, तो एकोमोडेशन प्रोवाइड की, तो वो सब चीजें अलाउंस में आ जाती है। आपको फूड अलाउंस मिल जाएगा, आपको ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे अलाउंस होते हैं। ओके, एंड इट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड, ये फिक्स होता है, ये नहीं कि हाँ आप वहां जाके दिखा दिए कि नहीं मैं यहाँ गया था, कंपनी काम से मैंने इतना खर्च किया, मेरा होटल का इतना बिल आया, यहाँ गया मैं, यहाँ खाया, तो आप मुझे पेमेंट कर दो। नहीं, उनका एक क्रिटेरिया होता है जिसके बेसिस पे वो अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि हाँ हम इतना अमाउंट देंगे, उसके हिसाब से आपका सब हो जाता है, एंड प्री डिटरमाइंड होता है वो, उनका एक क्रिटेरिया होता है जिसके बेसिस पे वो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज थर्ड पॉइंट इज इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट और ड्यू बेसिस विच एवर कम अर्लियर, वो रिसीट या ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता है इन दोनों में से जो भी अर्लियर आएगा। ओके, तो नाउ वी विल रीड कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट, व्हाट आर देयर टैक्स ट्रीटमेंट, क्या होती है उनकी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जेम्प्ट इन सम केसेस। सेकेंड पॉइंट है स्पेशल अलाउंस, नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस आर एग्जेम्प्ट, जो नोटिफाइड होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। थर्ड है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस,
वो जो महंगाई बढ़ रही है और सब है, तो उसके लिए कंपेंसेशन वो सिटी वाइज वो रहता है सीसी, तो इट इज टैक्सेबल। फोर्थ है टिफिन अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस एंड सर्वेंट अलाउंस। जैसे कंपनी या सर्वेंट प्रोवाइड कर रही है, टिफिन अलाउंस प्रोवाइड कर रही है, तो दैट विल बी नॉट टैक्सेबल, सॉरी that will be taxable. Fifth point is compensatory allowance under Article 222 subsection 2 of the Constitution. It will be not taxable. ये मैं वेगली इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें सेलेक्टेड चीजें हैं जिसको आपको डिटेल में और अच्छे से समझना है। बाकी चीजें बस टैक्सेबल है कि नहीं है, बस वही आपके लिए पढ़ना ही बहुत है। ओके। सिक्स है एंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्टेबल इन सम केसेस, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। सेवेंथ है सैंक्चुअरी अलाउंस टू सर्विंग चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एट है फॉरेन अलाउंस। फॉरेन अलाउंस के बारे में Foreign allowance, it is exempt from tax if paid outside India by the government to an Indian citizen for rendering service outside India. फॉरेन अलाउंस का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? ये एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से, लेकिन कब एग्जेम्प्ट होगी? अगर इफ पेड आउटसाइड इंडिया, अगर ये इंडिया के बाहर पे की गई हो, एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से, लेकिन कब? जब वो इंडिया से बाहर पे की गई हो। कौन पे करेगा? बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे करेगी। किसको पे करेगी? टू एन इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन को पे करेगी। क्यों पे करेगी? क्योंकि उसने सर्विसेज प्रोवाइड किया आउटसाइड इंडिया। एक बार फिर से समझा दो, फॉरेन अलाउंस क्या होता है? फॉरेन अलाउंस वो तभी एग्जेम्प्ट होगा अगर अलाउंस इंडिया के बाहर पे किया जाए। किसको पे किया जाए? इंडियन सिटीजन को पे किया जाए। लेकिन कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। और क्यों पे करेगा? क्योंकि उस एम्प्लॉय ने, उस इंडियन सिटीजन ने उसको सर्विस प्रोवाइड की है आउटसाइड इंडिया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, इट इज नॉट टैक्सेबल। 10th है हमारा अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, इट इज नॉट टैक्सेबल। 11th है अलाउंस टू अ रिटायर्ड चेयरमैन एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ऊपर क्या था हमारा? ऊपर था सैंक्चुअरी अलाउंस टू सर्विंग चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, और यहाँ है अलाउंस टू रिटायर्ड चेयरमैन एंड रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी। उसके लिए क्या है? एन अलाउंस of maximum 14,000 per month for defraying the service of an orderly and for meeting expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis is not chargeable to tax. Okay. 12th है for any other allowance it will be taxable. Okay. तो now next we will move towards the HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की चीजों को समझने के लिए हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ट एंड डायग्राम्स एंड यूज ऑफ कलर्स, इससे आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और आप मेमोराइज कर पाते हो, याद रहती है आपको, और आप तो समझ पाओगे डायग्राम्स और चार्ट में अगर रहेगा तो। ओके। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A। HRA में क्या है? लीस्ट इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट मतलब सबसे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब ये तीनों में क्या है? पहला है अगर एम्प्लॉय का रेसिडेंशियल हाउस है, तब कहाँ है? अगर एम्प्लॉय का रेजिडेंशियल हाउस बॉम्बे में, कैलकाटा में, दिल्ली में या मद्रास में है, तो कितना HRA मिलेगा? 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सिटी वाइज हो रहा है। अगर उसका रेजिडेंशियल हाउस सिटी में है, तो जहां पे वो वर्क कर रहा है, तो अगर कौन सी सिटी में है? बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास में है, तो इट विल बी 50% ऑफ सैलरी विल बी द HRA।
मतलब यहाँ पे अमाउंट अभी जो कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर उसका रेजिडेंशियल हाउस अगर किसी और जगह पे है तब क्या कितना मिलेगा, 40% ऑफ सैलरी। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है HRA रिसीव बाय द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल एकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे कह रहा है कि जो एम्प्लॉय जो HRA रिसीव करेगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में उसने उस एकोमोडेशन को एकोमोडेट किया था, ऑक्यूपाई किया था, जब उस एकोमोडेशन में वो रह रहा था प्रीवियस ईयर में, तो उस पीरियड के लिए उसे जो HRA रिसीव करेगा यहाँ पे वो अमाउंट कंसिडर करके चलें। यहाँ पे ऑक्यूपाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने पीरियड के लिए आप उसको ऑक्यूपाई नहीं किए हो उसको हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी होगी, ये छोटी छोटी और मोटी बातों के अंदर में आ जाती हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। और ये है 10% ऑफ सैलरी आप कैलकुलेट करोगे तो उस 10% और रेंट को आप कंपेयर करोगे कि अगर जो रेंट है वो 10% ऑफ सैलरी से एक्सेस है तो वो एक्सेस अमाउंट। ओके, तो इन तीनों में जो भी अमाउंट आपका कम होगा, क्या अगर रेजिडेंशियल हाउस दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर दूसरे प्लेस में है तो 40% ऑफ सैलरी, या फिर जो HRA एम्प्लॉय रिसीव करेगा उस एकोमोडेशन के लिए उतने पीरियड के लिए जब तक उसने उस एकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ था प्रीवियस ईयर में। थर्ड है एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी। तो इन तीनों अमाउंट में से जो भी हमारा लीस्ट होगा दैट लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, चार्ट से आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाती है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है कि वैसे कि मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, बुक की तरह रट्टा मारो पढ़ो से। चार्ट्स रहेगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो HRA जो हमारा है इट डिपेंड्स ऑन द 4 थिंग। फर्स्ट इज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय की सैलरी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है HRA कि उसे HRA कितना रिसीव हो रहा है या क्या है। थर्ड है रेंट पेड, वो कितना रेंट पेड कर रहा है। फोर्थ है द प्लेस वेयर हाउस इज टेकन ऑन रेंट, वो प्लेस जहां पे हाउस को रेंट पे लिया गया है। ओके, तो ये 4 पॉइंट है, इसके बेसिस पे ही हमारा HRA का एग्जाम्पशन डिपेंड करता है। और इसका एक और छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं कि अगर ये चारों चीजें इफ दीज विल बी सेम थ्रू आउट द ईयर, अगर वो पूरे साल सेम है, अगर उसकी सैलरी एज इट इज है, उसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया है, रेंट नहीं बढ़ा है, रेंट भी एज इट इज है, HRA भी एज इट इज है, और जहां रह रहा था वहीं पे रह रहा है, इफ इट दीज 4 पॉइंट्स विल बी सेम थ्रू आउट द ईयर, तो एग्जेम्पशन हम हमेशा एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके चलेंगे। ओके, हमेशा ये हम एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके चलेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक कैटेगरी अगर सेम नहीं है पूरे साल, तो एग्जेम्पशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, तब हम इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करके चलेंगे। अब ये पॉइंट आता है कि अब हम इसमें हम सैलरी में HRA कैलकुलेट करते वक्त व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्म सैलरी। सैलरी में हम क्या, बेसिक तो आप लेके ही चलोगे और DNS अलाउंस भी लेके चलोगे कि अगर उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और कमीशन भी लेके चलोगे अगर इट विल बी बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर अचीव बाय द एम्प्लॉय। और उसके अलावा जितने भी अलाउंस या परक्विजिट होंगे उसको आप कंसिडर करके नहीं चलोगे। ओके, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में वही कह रहा है कि सैलरी में बेसिक और DA दोनों इंक्लूड करेंगे। DA तब इंक्लूड करेंगे DNS अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड सो, और कमीशन इंक्लूड करेंगे कब, इफ इट इज बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एन एम्प्लॉय। लेकिन कोई भी दूसरा अलाउंस या परक्विजिट है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस। यहां ड्यू बेसिस पे हम सैलरी को डिटरमाइन करेंगे। सैलरी ऑफ अ पीरियड अदर देन द प्रीवियस ईयर इज नॉट कंसिडर्ड इवन दो सच अमाउंट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। मतलब HRA के लिए
I'm talking about just HRA. For the purpose of calculation of house rent allowance, only the salary will be determined. The salary will be determined on the basis of due, on due basis. You will not take into consideration on receipt basis. आपको due basis पे ही इसको लेके चलना है, भले ही पिछले साल मतलब और पहले की सैलरी को आप इस साल रिसीव किए हो, उस एम्प्लॉय ने रिसीव किया है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ड्यू बेसिस को ही लेके हम चलेंगे. ओके. थर्ड पॉइंट इज सैलरी ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटेड एकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड इन द प्रीवियस ईयर इज लेफ्ट आउट ऑफ द एफोरशेड कंप्यूटेशंस. वही जो मैंने बताया था, जितने टाइम के लिए ऑक्यूपाई किया है उसी पीरियड को हम कंसिडर करेंगे. जब ऑक्यूपाई नहीं किया है तो दैट पीरियड विल बी लेफ्ट आउट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन. ओके. For this, exemption is not available. Exemption कब available नहीं होगी? जब एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा हो या उस घर में रह रहा हो जहां पे उसे रेंट पे नहीं करना पड़ता, या फिर वो रेंट पे करता है लेकिन दैट रेंट डज नॉट exceed 10% ऑफ द सैलरी. ओके. ये आपका टॉपिक HRA भी कंप्लीट हो गया. ये देखिए टॉपिक्स छोटे छोटे लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे. हम एक एक क्वेश्चन बैठ के आपको नहीं बता पाएंगे बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ. तो आफ्टर गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस का सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2. एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी वही हम लेके चलेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्टेबल नहीं होगा, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा. ओके. लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैंने बताया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत फायदे हैं, काम का भी बर्डन कम रहता है और अलाउंस एग्जेम्पशंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, प्रेफरेंसेस भी मिलते हैं. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस कैसे मिलेगा? लीस्ट विल बी डिडक्टेबल. इन तीनों अमाउंट का जो सबसे कम होगा दैट विल बी अलाउड. पहला क्या? या तो 5,000 या तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इट्स इंपॉर्टेंट कि यहाँ 20% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट ग्रांटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. जितना भी अमाउंट एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे ग्रांट किया गया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. तो इन तीनों अमाउंट में से जो भी कम होगा, जो भी लीस्ट होगा, जो भी लेस होगा, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेबल. और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नो डिडक्शन. ओके. इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि सैलरी एक्सक्लूड्स एनी अलाउंस, बेनिफिट और अदर परक्विजिट. अमाउंट एक्चुअली एक्सपेंडेड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट आउट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. मतलब कि हमें जितना अलाउंस मिला उसने में से हम कितना खर्च कर रहे हैं, एक्चुअल हमारा कितना एक्सपेंस है, तो उसको हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे. भले ही हमें पूरा का पूरा में एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 हमें मिल गया, हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000 स्पेंड किया है, बाकी 4,000 नहीं स्पेंड किया, तो इट डजेंट मैटर. इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जो यहाँ पे बस जो बातें दी गई हैं बस उसी को आप कंसिडर करके चलना है कि इन तीनों अमाउंट में से जो भी कम होगा वो हम उसमें से लीस्ट लेके चलेंगे. जितना हम एक्चुअल स्पेंड कर रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के अमाउंट जो हम रिसीव किए हैं वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14. स्पेशल अलाउंस में क्या होता है कि व्हेन एग्जेम्पशन, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं कि व्हेन एग्जेम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉय. जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करेगा. व्हेन एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सपेंडिचर, वो खर्चे पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना एक्चुअल में एक्सपेंड हो रहा है. ओके. तो स्पेशल अलाउंस में 2 कैटेगरीज है. फर्स्ट कैटेगरी है व्हेन एग्जेम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉय. तो what will be the allowance? The lower of the two. Lower of the two किसका lower होगा? First है the amount of allowance. Second है the amount utilized for the specific purpose for which allowance is given. Okay.
इन दोनों अमाउंट में से जो भी हमारा लोअर होगा दैट विल बी द एग्जेम्पशन। ओके, जितना भी हमें अलाउंस मिला है या फिर जितना यूटिलाइज हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसके लिए अलाउंस दिया गया था, जैसे 5000 अलाउंस दिया गया था, सिर्फ अगर 1000 ही यूटिलाइज हुआ है एक्चुअल में, तो दैट 1000 विल बी एग्जेम्प्ट, नॉट 5000। ओके, यहाँ है व्हेन एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सपेंडिचर, की मतलब वो 1000 आपने खर्च किया उसको हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे, तब हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ अलाउंस और द अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB, अमाउंट स्पेसिफाइड इन रूल 2BB, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों अमाउंट में से जो भी हमारा लोअर होगा दैट लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब एग्जेम्पशन डिपेंड करती है हमारी एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉय पे, तब उस केसेस में क्या होगा कि उस केसेस में होगा कि एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन द एफोर्टसेड बेसिस इन द केस ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस। वो कौन से अलाउंस है और उनका नेचर क्या है, ये एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, ये उनके यहाँ उनके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट है, इसके लिए भी सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या किस टाइप के अलाउंस होते हैं, उनका नेचर क्या है, कि वो कैसे होते हैं, किस टाइप के अलाउंस होते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दी गई है, यहाँ उनका नेचर दिया गया है, तो वी जस्ट रीड टू दिस। फर्स्ट है ट्रेवलिंग अलाउंस और ट्रांसफर अलाउंस। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल on tour or on transfer, which include any sum paid in connection with transfer, packing and transportation of personal effects on such transfer. ट्रेवलिंग अलाउंस की, जैसे आपका अगर एक शहर से दूसरे शहर में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, तो आपका जो ट्रेवल करने का जो कॉस्ट होगा, जैसे मतलब ट्रांसफर हो रहा है, आपका जो पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, जब आप पूरी अपने सामान भी आप लेके जा रहे हो फैमिली के साथ, आप मतलब अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग है, पर्सनल इफेक्ट्स भी आप लेके जा रहे हो, वहां जब ट्रांसफर हो रहा है तो जो वो सब पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, सामान ले जाने में जितना भी खर्चा आएगा, तो वो कौन पे करेगा, वो कंपनी पे करेगा। और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये ट्रेवलिंग अलाउंस की कैटेगरी में आएगा। या फिर कंपनी ने आपको 1 महीने की ट्रेनिंग पे भेज दिया कहीं बाहर, और वहां पे आपका जो लॉजिंग है, खाना और ट्रेवल का जो कॉस्ट है वो कंपनी बियर कर रही है, तो वो जो अलाउंस मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, ट्रेवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस। ओके, सेकेंड है हमारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। अगर ऑफिस की ड्यूटी के पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल सीएमए सिंपल सा है, जो कि आप देखेंगे आर्टिकलशिप जब आप करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि जब सिंपल सा स्टाफ और भी जैसे रहते हैं कि अगर ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त जो उनके खर्चे हो रहे हैं, कन्वेंस पे जो खर्चे हो रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा, आप में बैलेंस शीट देखेंगे कि पेट्रोल एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा जो होता है, कि अगर आप स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसको जाने के लिए जो आप कन्वेंस के लिए जो खर्चा दे रहे हो, कि मतलब ऑटो जा रहा है या पेट्रोल का खर्चा दे रहे हो, डीजल का, दैट कन्वेंस एक्सपेंस टू मीट द एक्सपेंशन और कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑन ऑफेंस इज नोन एज कन्वेंस अलाउंस। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे दिया है कि अगर आप घर से अपने ऑफिस जा रहे हो, तो घर से ऑफिस जाने का कि मतलब हाँ ये भी तो हमारा खर्चा हुआ, कि मतलब घर से हम ऑफिस जा रहे हैं, नहीं, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर और इसका कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं होता है। लेकिन ऑफिस से आप ऑफिस के काम के लिए अगर आप जा रहे हो, तो वहां जो आपका कन्वेंस पे जो एक्सपेंस होगा, तो उसके लिए जो अलाउंस मिलेगा, दैट अलाउंस विल बी कन्वेंस अलाउंस। ओके, नेक्स्ट हमारा डेली अलाउंस। अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ओके, यहाँ पे सिंपल लिखा है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगर ट्रांसफर हो रहा है या कहीं बाहर आप भेजे हैं, तो उसका जो डेली का जो खर्चा रहता है, उसके लिए जो एम्प्लॉय के जो अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, वो उसको डेली अलाउंस कहते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, अलाउंस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज और मेंटेनेंस ऑफ वर्क यूनिफॉर्म, ये नेम से ही क्लियर है। हेल्पर अलाउंस, अलाउंस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन अ हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। आप पर्सनल उसके लिए हेल्पर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो हेल्पर
किस लिए रखा गया है? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। उस हेल्पर के लिए जो अलाउंस मिल रहा है, दैट इज हेल्पर अलाउंस। Next is research allowance. Allowance granted for encouraging the academic research and other professional pursuits. तो उसके लिए जो allowance मिलता है, that is research allowance. ये हमारा अभी काफी लंबा है। इसको हम भी ऐसे ही हम पढ़ के आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है। इसको आपको रीड करके इसको आपको ध्यान में रखना है। आप वही है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, आप रोज बस एक बार ही इसको देख लोगे, जस्ट वन ग्लांस डेली, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, रटना नहीं है, रट्टा आप ऐसे नहीं पाओगे। आप जब एक बार पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, फिर क्वेश्चन लगाते रहोगे ना, तो अपने आप से ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, इसमें आप ऐसे रट नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए बस आपको रोज एक बार आप ये चीजों को रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सपेंडिचर, तो उस कैटेगरी में कई अलाउंस आते हैं, उनका नेचर क्या है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दिस अलाउंस इज फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। इट इज लिमिटेड टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कोई एम्प्लॉय है, अगर उसकी 1 बच्चे हैं तो उसको 100 रुपीज पर मंथ मिलेगा फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो 200 रुपीज पर मंथ मिलेगा, 100 रुपीज दोनों बच्चों के लिए। ओके, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे तो मैम 300 मिलेगा। नो, यहाँ पे लिखा है अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये लिमिटेशन है 2 बच्चों के लिए। अगर उसको 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, इट डजंट मैटर, उसे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही मिलेगा। उससे ज्यादा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ओके, सेकेंड है अंडरग्राउंड अलाउंस। इट इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अनकॉग्निगल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। मतलब कि बहुत डेंजरस जो रहता है, जहां के क्लाइमेट और सिचुएशन कब चेंज हो जाए वो आपको नहीं पता, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। इट इज एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू 800 पर मंथ। Border area allowance, it include any special compensatory allowance in the nature of border area allowance or remote locality allowance or difficult area allowance or disturbed area allowance. It varies from rupees 200 per month to rupees 1300 per month. Next is special compensatory allowance in hill area. It include any special compensatory allowance in the nature of a special compensatory hilly areas allowance or high altitude allowance or uncongenial climate allowance or snowbound area allowance or avalanche allowance. It varies from rupees 300 per month to rupees 7,000 per month. Next is highly active field area allowance. It is granted to the members of armed forces in the nature of special compensatory highly active field area allowance. It is limited to rupees 4,200 per month. ये हम जल्दी इसीलिए पढ़ा रहे बिकॉज there is nothing to explain. There is nothing कि मतलब आपको उन चीजों को बैठा के हम कुछ समझाएं, तो इसी वजह से आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू फॉर वंस. ओके, next year hostel expenditure allowance. It is granted to an employee to meet the hostel expenditure of his child, limited to rupees 300 per month per child up to a maximum of 2 children. ये ध्यान रखिए, जहां पे बच्चों की बात आएगी वहां पे हम दो हमारे दो वाला ही आप, हाँ ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा, हम दो हमारे दो वाला शॉर्टकट. ओके, जो एडवर्टीजमेंट बहुत चला था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जहां भी बच्चों की बात होगी तो मैक्सिमम 2 पे ही लिमिटेड, ये कि मतलब 4 बच्चे हैं वो सबको मिलेगा नहीं, ओनली 2. नेक्स्ट है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस. इट इज ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज इन द नेचर ऑफ आइलैंड अलाउंस इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, लिमिटेड टू रुपीज 3,250 पर मंथ. ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज अलाउंस. ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरिया अलाउंस, यस, मतलब इस टाइप के भी अलाउंस होते हैं. कहाँ दिया जाता है, इसके लिए एरियाज स्पेसिफाइड है. मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा. इट इज लिमिटेड टू रुपीज 200 पर मंथ. नेक्स्ट है हमारा
Compensatory field area allowance. If this exemption is taken, the same employee cannot claim any exemption in respect of border area allowance. मतलब अगर कंपेंसेटरी अलाउंस आप ले रहे हो तो आप बॉर्डर एरिया अलाउंस आप नहीं अवेल कर सकते हो. ओके, and it is limited to rupees 2,600 per month. Compensatory modified area allowance. If this exemption is taken, the same employee cannot claim any exemption in the border area allowance. It is limited to rupees 1,000 per month. Allowance for transport employee. It is an allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place, provided that such employee is not in receipt or daily allowance. अगर ये allowance for transport employee जो transport system में काम करते हैं कि मतलब एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंडर में, तो उनको जो अपनी ड्यूटी जो पर्सनल एक्सपेंडिचर उसको मीट करने के लिए जो अलाउंस दिए जाते हैं उसको हम अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय कहते हैं. लेकिन अगर उन्हीं एम्प्लॉय को डेली अलाउंस अगर मिल रहा है तो ये अलाउंस उनको नहीं मिलेगा. ओके, कितना लेकिन रहेगा? विच एवर इज लोअर, either 70% of allowance will be exempt or rupees 10,000 per month. इन दोनों में से जो भी लो होगा that amount will be exempt. Next है counter insurgency allowance. It include any special allowance in the nature of counter insurgency allowance granted to the members of armed forces operating in areas away from their permanent locations. If this exemption is taken, the same employee cannot claim any exemption in respect of border area allowance. Okay? Counter compensatory. It is limited to rupees 3,900 per month. यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है कि कंपेंसेटरी और काउंटर जो सी वाले जो नाम आ रहे हैं वो अलाउंस में ये बी वाले अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, सी वाले अलाउंस में बी वाले अलाउंस नहीं मिलेंगे. इन दोनों में से कोई एक अलाउंस मिलेगा. ओके, काउंटर है, कंपेंसेटरी फील्ड है, तो ओके. उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. Transport allowance, it is granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty. ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा था वो था एक्सपेंडिचर बेस कि एम्प्लॉय कितना एक्चुअल खर्च कर रहा है, तो उसमें यहाँ पे इसको कंसिडर करके नहीं चलते थे. यहाँ पे क्या है कि ये एक्सपेंडिचर बेस नहीं है. यहाँ पे हम एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द ऑफिस एंड हिज रेस्टोरेंट. Okay, it is limited to rupees 1,600 per month, rupees 3,200 per month for the employee who is blind or deaf and dumb or orthopedically handicapped. मतलब handicap employees के लिए 3,200 per month है और normal human being के लिए 1,600 normal employees के लिए. Okay, high altitude allowance. It is granted to the members of armed forces operating in high altitude areas. 9,000 से 15,000 फीट तक के अगर एरिया में वर्क करते हैं तो इट इज रुपीज 1,060 पर मंथ. अगर अबव 15,000 फीट उनका ड्यूटी है तो रुपीज 1,600 पर मंथ. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे अलाउंस पढ़ लिए हैं और अगर ज्यादा और इसमें पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो अभी सबसे पहले आप ये जो सारे अलाउंस हैं आप इनको एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, तब आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. तब आगे की चीजें वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, so keep practicing, keep learning, keep watching and keep sharing. And just like my Facebook page on eSmart Learning and subscribe my YouTube channel eSmart Learning, and I'm always there for you. You can inbox me on Facebook or comment on YouTube your queries and I will surely solve your problem. Okay, till then have a nice day. Goodbye, take care.